वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। फिर से मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज हम 4-5 फॉरेस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि फॉरेस्ट से हमको जो रिसोर्सेज मिलते हैं, मेनली फॉरेस्ट से जो हमको मिलता है, जैसे लकड़ी मिलती है, तो उनका यूज़ कैसे होता है, मतलब फॉरेस्ट से जो उनको काटना, फिर उसके बाद उसमें क्या प्रोसेसेस 2-3 स्टेप क्या करते हैं जिससे वो अल्टीमेटली मार्केट तक पहुंचता है, या लकड़ी के अलावा, टिम्बर के अलावा और कुछ छोटे मोटे आइटम्स हैं जो कि जंगल से मिलते हैं और उनका क्या यूज़ होता है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो फॉरेस्ट रिसोर्स को ये बोल रहा है कि ये फॉरेस्ट्री का एक ब्रांच है, फॉरेस्ट्री की एक शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें हार्वेस्टिंग यानी कि काटना, उसको कन्वर्शन यानी कि उसको इस्तेमाल के फॉर्म में चेंज करना, फिर उसका इस्तेमाल होना, जो फॉरेस्ट के जो अलग अलग प्रोड्यूस हैं उनका ये जो प्रोसेसेस होता है उसको हम फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। मतलब उसमें जो प्रोडक्ट है उसको हार्वेस्टिंग करना, उसको मतलब तोड़ना या काटना, उसको थोड़ा फॉर्म में चेंज करना ताकि वो इस्तेमाल के लायक बन सके, और फिर उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी की अगर बात करते हैं, जो टिम्बर जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, लकड़ी जो है, जो पेड़ है उसमें लकड़ी है तो सबसे पहले उसको काटना, यानी कि जिसको फेलिंग बोला गया है। तो ये सबसे पहला स्टेप है उसका, जिसको रिमूवल ऑफ ट्री बोलते हैं। इसको अलग अलग मेथड है काटने का, जैसे कुल्हाड़ी से काटा जाता है, या मशीन वाले आरी से काटा जाता है, या दोनों को मिला के काटा जाता है। फॉरेन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ मोस्टली वो मशीन चालित आरी से उसको काटा जाता है, तो बड़ा बड़ा पेड़ बहुत जल्दी कट जाता है और बिल्कुल स्मूथ कटाई होती है उससे। जबकि जब हम कुल्हाड़ी से काटते हैं तो थोड़ा सा कटिंग जो है वो सही नहीं होता है, और आरी से काटने से बिल्कुल स्मूथ एकदम प्लेन कटता है। फिर है उसका लॉग मेकिंग, मतलब कि उसको लकड़ी के जो लट्ठ हैं या पट्टों में उसको बदलना। तो ये कन्वर्शन का प्रोसेस है, चेंज करने का प्रोसेस है। इसमें कटिंग ऑफ वुड्स इनटू सेक्शन, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है तो उसको टुकड़े में काटना, फिर उसके पट्टे निकालना, ये सब इसमें आता है लॉग मेकिंग में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आता है, उसको वहाँ से जंगल में जहाँ कटाई की है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके एक ऐसे जगह ले जाना जहाँ से वो मार्केट में जा सके, और जहाँ पर मार्केट में जाने से पहले कुछ दिन वो रह सके। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लेस ऑफ कन्वर्शन टू मार्केट, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसको नॉर्मली लैंड से भी किया जाता है, यानी कि ज़मीन से, यानी कि ट्रक वगैरह से किया जा सकता है, या पानी से भी परिवहन किया जाता है। जंगल में कोई नदी बह रही है, उसके नदी में बहा के भी लाया जाता है, या राफ्टिंग करके लाते हैं। राफ्टिंग मतलब बहुत कई सारे पेड़, 8-10 पेड़ काट लिए जो उसके लट्ठ हैं, उसको एक साथ बांध के फिर उसको पानी में बहा के ले आना, वो भी करते हैं, जिसको हम राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये सब प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद एक टर्म आता है इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम बूम्स बोलते हैं। तो बूम एक्चुअली क्या है, ये बोलता है फ्लोटिंग ऑब्स्ट्रक्शन बिल्ट अक्रॉस रिवर्स। नदी में बीच बीच में थोड़ा सा अवरोध पैदा करते हैं, बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लकड़ी बह के ऊपर से, मान लीजिए कटिंग किया हुआ है, वहाँ से लकड़ी को बहा दिया है, वो लकड़ी आ रही है, तो यहाँ पर अवरोध पैदा करने से यहाँ पे ये रुक जाएगी, तो यहाँ से हम इसको निकाल ले सकते हैं। तो उसको बूम बोलते हैं। तो ये फ्लोटिंग ऑब्स्ट्रक्शंस है जो कि नदी में बनाया जाता है, जो इंटरसेप्ट या कलेक्ट या डाइवर्ट, जहाँ से हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, या जो लकड़ी बह के आ रही है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। एक दूसरा टर्म आता है डिपो, जिसको बोलते हैं। इसको डिपोट नहीं पढ़िएगा, डिपो बोला जाता है, इसका स्पेलिंग यही है, DEPOT, जिसको हम डिपो बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, ये ऐसा जगह होता है जहाँ पे लकड़ी या जंगल के दूसरी जो सामग्रियाँ हैं जो जंगल से लाई जाती हैं, उनको स्टोर किया जाता है ताकि ये फर्दर उसका जो भी काम हो सके वो हो सके, जैसे कि उनको मार्केट में पहुँचाना या उनको स्टोर करके रखना, तो वो डिपो में होता है। जब लकड़ी को काट के लाया जाता है तो उसका जब सेलिंग होता है, उसकी जो बिक्री होती है, उसका कई तरीका है। एक तो लमसम सेल, एक मोटा मोटा तरीके से हिसाब लगा दिया जाता है, अच्छा इतने का इतना प्राइस हुआ। दूसरा पेमेंट ऑन आउट टर्न, मतलब कि पेमेंट ऑन आउट टर्न में क्या होता है कि फ़िक्स प्राइस पर यूनिट एक रेट तय होता है कि प्रति फुट लकड़ी का दाम इतना है, या प्रति
क्यूबिक फुट या क्यूबिक मीटर इसका लकड़ी का रेट इतना है, तो उस पर रेट फिक्स हो जाता है, फिर उसी रेट से वो बिकता है। या तीसरा होता है बाई बार्गेन, मतलब मोल भाव करके, या टेंडर से या बिडिंग से मतलब बोली लगाई जाती है कि इतना एरिया का जंगल का है, उसका एक बोली लगा दिया जाएगा, तो जो हाईएस्ट बोली लगाता है उसको दिया जाता है। या फिर टेंडर कॉल करके, यानी कि आप लोग जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टेंडर निकाला जाता है कि भाई इतने एरिया का जंगल का कटाई होगा, आप ये देखिए और इसका आप क्या रेट लगाते हैं वो दीजिए, तो लोग बंद लिफाफे में अपना रेट देते हैं, जिसका रेट सबसे ज़्यादा होता है उसको दिया जाता है, तो सील्ड एनवेलप में होता है। तो इस तरीके से नॉर्मली सेलिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद एक टर्म आता है एमएफपी, इसको हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट जो है वो लकड़ी होता है जंगल का, उसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अदर देन में इसलिए इसको बोला है कि अदर देन मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट को छोड़ के। मेजर प्रोडक्ट क्या है? लकड़ी है, वुड है और फ्यूल है, यानी जलावन की जो लकड़ी है, इनको छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बोला जाता है। तो इसमें क्या आता है? इसमें जंगल से मिलने वाले फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, पत्तियां आती हैं, बार्क यानी कि तना का पेड़ का छाल है, उसके बाद जड़ी बूटियां हैं, उसके बाद ग्रासेस हैं। तो इनको NTFP भी बोलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनके लिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये टर्म भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जंगल से एक इसका एग्जांपल जैसे है कि बीड़ी लीव्स, बीड़ी बनाने वाली जो पत्ती है जो कि जंगल से मिलती है, तो उसका एक मेजर है डायोस्पाइरस मेलानोक्सिलॉन, ये एक जो है मेजर है जिससे कि बीड़ी का पत्ता बनाया जाता है। तो जिसको मैनुअली कलेक्ट किया जाता है, जंगल से पत्ती को तोड़ के लाया जाता है, लोग तोड़ के लाते हैं बीड़ी पत्ता, और उसको फिर सुखाते हैं करीब 10 दिन से। इसको ड्राइंग एंड क्यूरिंग बोलते हैं। करीब 10 दिन तक उसको सुखाया जाता है। ये सूखने में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ना तो वो ज़्यादा सूखना चाहिए ना तो कम सूखना चाहिए। कम सूखेगा तो ठीक से वो जलेगा नहीं, और ज़्यादा सूख जाएगा तो उसको मोड़ने में, जब उसको बीड़ी का मसाला भर के बीड़ी बनाते हैं तो वो टूट जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ड्रायर में उसको करते हैं तो 18 से 20 घंटे में वो ड्राई हो जाता है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क करके, हल्का पानी छिड़क करके उसको गनी बैग्स में, बोरे में, जूट के बोरे में उसको भर के बंद करके रखा जाता है। तो इसके अलावा ये जो ट्री है, इसके अलावा और दूसरी ट्रीज़ है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फिकस रिलीजियोसा, शोरिया रोबस्टा, और ये कुछ और पेड़ हैं जिनके पत्तों से भी बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। इसी तरह से जंगल से एक प्रोडक्ट निकलता है लैक, जिसको लाख बोलते हैं हिंदी में। ये मेनली इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है लाख का कीड़ा, जिसका सिक्रीशन होता है, जिसके द्वारा ये निकलता है। तो ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो जिसको हिंदी में हम पलास का पेड़ बोलते हैं, ये जिजीपस मॉरिशियाना जो कि बबूल है, ये जो मेजर ऐसे पेड़ हैं जिसके ऊपर ये लाख का कीड़ा जो है ग्रो करता है। इसका कीड़े का 2-3 प्रकार होता है। एक होता है जैसे कुसमी स्ट्रेन है ये, उसके अलावा एक है रंगीनी स्ट्रेन है। तो ये मेनली 2 स्ट्रेन है, जिससे कि कीड़े के 2 प्रकार हैं जिससे कि लाख मिलता है। तो ये कुसमी स्ट्रेन जो है ये ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का लाख ये देता है। ये जो है एक पेड़ है, ये ओलियोसा, ये स्काइले केरा ओलियोसा, इसके ऊपर ये ज़्यादा ग्रो करता है। और ये जो दूसरे जो है वो इसके ऊपर ग्रो करते हैं, ब्यूटिया या जिजीपस के ऊपर। रंगीनी स्ट्रेन जो है उससे जो लाख मिलता है वो एवरेज क्वालिटी का होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। इस लाख से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको शेल लैक बोलते हैं। ये शेल लैक जो है ये लाख है जो कि प्यूरीफाई किया जाता है, हीटिंग एंड फिल्टरिंग, उसको गर्म करके उसको फिल्टर करके थोड़ा प्यूरीफाई किया जाता है, तो उसको शेल लैक बोलते हैं। ये शेल लैक का फॉरेन में एक बहुत अच्छा मार्केट है। ये एक्सपोर्ट काफ़ी एक्सपोर्ट होता है शेल लैक। तो ये ऑरेंज या येलो कलर का होता है, टुकड़ा होता है, तो ये भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो ये लाख के कुछ कहाँ से कौन से कीड़े से मिलता है, वो कौन से पेड़ पर ग्रो करते हैं, कौन से पेड़ पर वो ग्रो करते हैं, और उससे एक जो प्रोडक्ट बनाया जाता है शेल लैक। तो ये भी फॉर जंगल के प्रोडक्ट हैं जो कि जंगल से मिलता है।
ये एक लिस्ट है मैंने दिया है, जैसे स्टेम फाइबर्स, तने से जो हमको धागे जैसे चीज़ें मिलती है, तो कौन से पेड़ से मिलती है। फिकस बेंगालेंसिस, फिकस लेवसा, ये बरगद पीपल के पेड़ हैं। इसका यूज़ क्या होता है, रस्सी बनाने में, फिशिंग नेट बनाने में। और ये कहाँ से मिलता है, तो तने से मिलता है। इसी तरह से टैन या टैनिन्स एक है, ये एक चीज़ है जिसको कि जानवर के स्किन को तैयार करने में किया जाता है। जो एनिमल्स का स्किन है जिसको कि पहले टैन करना पड़ता है, फिर उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो उसके लिए उसके इस्तेमाल में आता है। ये मेनली पेड़ के छिलके से मिलता है, बार्क से मिलता है। और जो पेड़ जैसे बबूल है, साल है, अर्जुन है, इन पेड़ों के छिलके से टैन मिलता है। इस तरह से फ्रूट से भी मिलता है। एम्बलिका, ये एम्बलिका ऑफिशियलिस जिसको आंवला हम बोलते हैं, इसके फ्रूट से ये टैन मिलता है। इसी तरह से ऑयल्स हैं, कुछ तेल है जो कि जंगल से हमको मिलते हैं। ये ऑयल दो तरह के होते हैं, एक तो लिक्विड होता है जो कि सामान्य रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जिसमें मेनली फैटी ऑयल्स होते हैं, यानी कि वसा अम्ल के ऑयल्स उसमें होते हैं। ये जो पेड़ से हमको मिलते हैं, ये मधुका इंडिका, शोरिया रोबस्टा, अजेडिरक्टा इंडिका, मेलिया अजेडिरक्टा, ये सब पेड़ हैं। ये वो पेड़ हैं जिनसे हमको ये मिलता है ऑयल। और इसका इस्तेमाल मेनली साबुन में या लुब्रिकेंट में किया जाता है। ये इन पेड़ों के या तो फ्रूट से मिलता है या सीड से मिलता है। इसी तरह से एसेंशियल ऑयल्स एक और टाइप के ऑयल हैं। इन दोनों में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। एसेंशियल ऑयल्स ये क्या होते हैं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये गैस फॉर्मिंग होते हैं। इनको अगर खुला छोड़ देंगे तो ये हवा में उड़ जाएगा, पर इनमें बहुत सुगंध होती है, अच्छी गंध वगैरह होती है। तो ये मेनली लकड़ी से भी मिलता है, पत्तियों से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। और ये कुछ पेड़ हैं जैसे खास करके यूकैलिप्टस है या सिनामोनम कैम्फोरा है, ये पेड़ हैं, सेंट्रलम एल्बम, ये जो पेड़ हैं जिनसे कि ये एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। इसी तरह से कुछ ग्रासेस हैं, घास के पौधे हैं जिनसे भी ऑयल मिलता है, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, जिंजर ग्रास ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल। इनका कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ होता है, खास करके जैसे सिट्रोनेला ऑयल मच्छर भगाने के काम में आता है। इस तरह से जिंजर ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये सब ऑयल मेनली ये जो घास होते हैं, ये सिट्रोनेला ग्रास या जिंजर ग्रास या लेमन ग्रास, इनके जड़ों से या पत्तियों से ये ऑयल मिलता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि जंगल के पेड़ों से हमको मिलते हैं, जिसका कि कमर्शियली व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं, ये शेल लैक का फ़ोटोग्राफ है। तो नॉर्मली इस कलर का, इस तरह का होता है। ये शेल लैक है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है। ये लाख को थोड़ा गर्म करके, पिघला करके, फ़िल्टर करके उसको बनाया जाता है। तो ये सीड लैक है, सीड से जो लैक बनता है। और ये कुसमी स्ट्रेन से जो लैक बना हुआ है वो देखते हैं, इसका थोड़ा कलर ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है। तो ये लैक के फ़ोटोग्राफ हैं। इसी तरह से कत्था एक है, कत्था जो कि पान के साथ इस्तेमाल किया जाता है खाने में। ये एक लकड़ी को, एक पेड़ होता है कत्थे का पेड़, जिसके लकड़ी को उबाल करके, बॉयल करके उसमें से मिलता है, जिसको खैर का पेड़ बोलते हैं, खैर। तो खैर इसका ये साइंटिफिक नेम है एकासिया कैटिचू, इससे या एकासिया चुंद्रा। तो ये दोनों पेड़ हैं जिनके लकड़ी को पानी में उबालने से कत्था मिलता है। तो ये भी एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, ये एसेंशियल ऑयल और सीड ऑयल जो हम देख रहे थे, या फैट ऑयल, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एसेंशियल ऑयल नॉर्मली वोलेटाइल होता है, मतलब ये अगर खुला छोड़ देंगे हवा में उड़ जाएगा। सीड ऑयल वोलेटाइल नहीं होता है। ये जो है ऑर्गेनिक होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स और फैटी एसिड्स से बने होते हैं, वसा अम्ल से बने होते हैं, और ये दूसरे ऑर्गेनिक तत्व हैं। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहता है, खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ये इनकी गंध और इसमें जो टेस्ट है, इनका गंध है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए इनको कॉस्मेटिक्स में या सुगंधित साबुन वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका वैरी करता है, ऐसा कोई निश्चित वो नहीं है। ये पानी में घुलते हैं। ये जो मेजर डिफरेंस है कि जो एसेंशियल ऑयल हैं वो पानी में घुल जाते हैं, पर सीड ऑयल पानी में नहीं घुलते हैं। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक जो लिक्विड है उसमें ये घुल जाते हैं। और सीड ऑयल को हम खा सकते हैं, एडिबल होता है, जबकि ये एडिबल नहीं होता है। ये दूसरे काम में, मेडिसिनल इसमें या कॉस्मेटिक्स में या साबुन वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
और इसी तरह से दो प्रोडक्ट है गम और रेजिन। तो गम और रेजिन में मेजर अंतर क्या है, ये ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है, ये वाटर डिज़ोल्व होने वाला है, और ये एक्सुडेट्स है। एक्सुडेट्स मतलब ये पौधों से निकलते, पौधों का कहीं कट छट जाता है वहाँ से ये निकलते हैं, ये ऊज आउट इसलिए बोला गया, वहाँ से ये बाहर निकलता है थ्रू बार्क, और पेड़ की छाल से कहीं अगर कटा फटा है वहाँ से ये निकलता है। और ये जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स से होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स या उसके डेरिवेटिव मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इस जो है सुक्रोज, ग्लूकोज सुक्रोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, बहुत सारे अणुओं के जुड़ने से बनता है, जैसे स्टार्च होता है, तो उस तरीके के नेचर का होता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर उनके रिडक्शन से ये बनते हैं। और ये मेनली ये जो गम है वो जिसको गोंद हम बोलते हैं, तो ये कैसे होता है, ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल टिश्यू, मतलब कि पौधे का जो ऊतक होता है उसके डिसइंटीग्रेशन से, उसके टूटने से ये बनता है। और सेलुलोज मेनली जो होता है उसका डिकम्पोजिशन, वो टूट के रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा गम बनता है, जिसको एक प्रोसेस नाम दिया गया है जिसको कि गमोसिस बोला गया है। तो गमोसिस जो है वो गम बनने की प्रक्रिया है। रेजिन जो है वो पानी में घुलनशील होता है, और ये गम जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है, पर ये पानी में घुलनशील होता है, जबकि रेजिन पानी में घुलनशील नहीं होता है। जो पानी में घुलनशील है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, जबकि ये जो है वो घुल जाएगा, अल्कोहल में ही घुल जाता है। और ये मेनली मेडिसिन में, टेक्सटाइल में, पेस्ट में, पेंट वगैरह ये सब में इसका इस्तेमाल होता है, और ये मेनली मेडिसिन और ऑइंटमेंट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गम और रेजिन से, तो गम जो है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के डिकम्पोजिशन से, सेलुलोज के ब्रेकडाउन से बनता है, जबकि रेजिन्स जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं, पर ये नॉर्मली जहाँ पेड़ के जो छाल है वहाँ जहाँ कट फट जाता है वहाँ से ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलता रहता है। और जो मेजर है कि ये पानी में सॉल्युबल है, रेजिन सॉल्युबल नहीं है, पानी में नहीं घुलता है, और ये इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, जबकि ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो ये है गम और रेजिन। तो ये कुछ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स में मेन एक तो है लकड़ी होती है, और लकड़ी के अलावा बाकी जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें एसेंशियल ऑयल होता है, फैटी ऑयल होता है, गम्स होता है, रेजिन्स होता है, ये सब चीज़ें होती हैं जिनका कि फॉरेस्ट से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के बारे में, यानी कि वाइल्ड लाइफ में जो जंगल में जो जीवन पाया जाता है उसके बारे में कुछ तथ्य हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो हम कि इस टॉपिक में देखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ हम किसको बोलते हैं, तो वाइल्ड लाइफ में वो सारे नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं, मतलब जिनको कि हम घर पे नहीं उगाते हैं या जिनको घर में हम पालतू नहीं बनाते हैं, ऐसे सारे जानवर और पौधे जो हैं उनको मिला के हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के वैल्यूज़ जो हैं उसमें दो तरह की उन चीज़ें मिलती है, एक तो पॉजिटिव फ़ायदा भी है, दूसरा नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है, एक तो फिज़िकल यूटिलिटी, मतलब उससे हमें जंगल से हमें फूड, पेड़ पौधे जो हैं एनिमल्स हैं उससे हमें फूड मिलता है, कपड़ा, उनका डोमेस्टिक यूज़ भी होता है, एनिमल्स का हम यूज़ भी करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स का हम यूज़ भी करते हैं, प्लांट्स का भी हम यूज़ करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू, उसमें से कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे आइवरी जो है जो कि हाथी दांत को बोला जाता है, जिसका कि बहुत मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये जंगल से हमको मिलता है। मेडिसिन्स मिलते हैं, मेडिसिन्स इन द सेंस ऐसे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो उससे दवा बनाने काम में आता है। इसी तरह से कुछ जानवरों से फर मिलता है, जिसका मतलब जिनके खाल से कोट वगैरह बनाया जाता है। रिक्रिएशनल वैल्यू है, मतलब ये थोड़ा सा मनोरंजन या सम टाइम पास का भी साधन है, जैसे बहुत से लोग बर्ड वाचिंग करते हैं, अलग अलग तरह के पक्षियों को देखना, खास करके जो पर्यायी पक्षियां बाहर से आती है सीज़न में उनको वॉच करते हैं। जंगल में टूरिज़्म भी होता है, पार्क्स वगैरह हैं जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं जो अच्छा लगता है।
साइंटिफिक वैल्यू रिसर्च के काम में आता है, और इकोलॉजिकल वैल्यू है एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो बहुत सारे जो हमारा पर्यावरण है उसको सुधार करने में, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये सब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ के या एनिमल्स के, जो कि हमको एनिमल या प्लांट्स के, जिससे कि हमको जो अच्छी चीज़ें जो मिलती है। इसके जो नेगेटिव वैल्यू की जब हम देखेंगे तो डैमेज, एक तो मेन होता है डैमेज। बहुत सारे एनिमल्स जो है वो फसलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। जंगल के आसपास जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कई जंगली जानवर कभी कभी पालतू एनिमल्स को उस पर हमला कर देते हैं। गाय भैंस को पकड़ के उठा के ले जाते हैं तो उनको खा जाते हैं। तो फसल को और लाइव स्टॉक को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। जैसे अब आए दिन हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि इस जगह पे जंगली हाथियों के दल ने गांव के ऊपर वो कर दिया, कई घर तोड़ दिए, क्योंकि वो उनके एक्चुअली क्या है कि उनका आने जाने का एक रास्ता रहता है। उस रास्ते में कुछ पड़ता है तो उसको वो नॉर्मली तोड़ देते हैं। तो लोगों को इतना समझ में नहीं आता है, वहीं पर घर वर बना लेते हैं धीरे धीरे तो उस एरिया में। और दूसरा है कि हाथियों के लिए जंगल सिकुड़ता जा रहा है, उनको खाना चाहिए होता है, तो वो फसल उनको दिखता है आसानी से जहाँ पे उनको खाना मिल सकता है तो गांव की ओर चले आते हैं। तो इसलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक नुकसान का चीज़ है। और कभी कभी जो एनिमल्स हैं वो बीमारी भी फैलाते हैं। जंगली एनिमल्स से बीमारी, जैसे अभी जो कोरोना फैला हुआ है, इसको बोला जाता है कि एक बैट से जो है चाइना में बैट से फैला, मार्केट से, एनिमल मार्केट से फैला, जो वहाँ पे एनिमल्स को पकड़ के वहाँ बहुत सारे एनिमल्स को बेचते हैं, खास करके बैट जो है चमगादड़, उससे फैला हुआ है। तो इस चमगादड़ से पहले भी कई बीमारियों के फैलने की बात पहले भी हो चुकी है। तो ये सोर्स ऑफ डिजीज़ेज़ होते हैं। तो ये जंगल वाइल्ड लाइफ के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत की जो संविधान है उसमें कुछ धाराएं हैं जो कि वाइल्ड लाइफ से संबंधित। जैसे एक धारा है 48, जिसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट है या राज्य है वो हमेशा एंडेवर करेगा मीन्स प्रयास करेगा। राज्य हमेशा प्रयास करेगा इस चीज़ के लिए कि प्रोटेक्ट कर सके और इम्प्रूव कर सके। प्रोटेक्ट इम्प्रूव किसको कर सके? जंगल को और जंगली जीवन को, दोनों को हमेशा वो प्रोटेक्ट कर सके और उसको इम्प्रूवमेंट कर सके, ये हमेशा प्रयास करेगा। इसी तरह से और वातावरण को प्रोटेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ये 48 में बोला गया है। तो ये राज्य की ड्यूटी है। इस तरह से आर्टिकल 51A है जिसमें बोलता है कि हर सिटीज़न का, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट को, वातावरण को प्रोटेक्ट करे, एनवायरनमेंट करे। तो ये दो मेजर धाराएं हैं जो भारतीय संविधान की, जिसमें वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। अब वाइल्ड लाइफ की जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जो जंगल में जो जीवन है, जो पौधे और जंतुएं हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो है लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। न सिर्फ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स को भी होती है। एनिमल्स को मेनली लाइट से क्या मिलता है? उनको ऊर्जा मिलती है, गर्मी मिलती है। तो उनको भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपने दैनंदिन रोज़मर्रा की जीवन में जो शरीर में उनकी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है। तो एनिमल्स को दो तरह में बांटा गया है। एक है लॉन्ग डे एनिमल्स, जिनको कि थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है लाइट के लिए, मतलब दिन लंबा उनको चाहिए होता है। तो इसमें मेनली स्प्रिंग ब्रीडिंग बर्ड्स हैं। टर्की ये भी एक तरह का बर्ड है, और स्टारलिंग्स, ये सब बर्ड्स के बारे में भी कहा गया। इनको नॉर्मली थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होता है। और जबकि शॉर्ट डे एनिमल्स होते हैं जिनको इतना लंबा दिन की ज़रूरत नहीं है, छोटे दिन में भी इनका काम चलता है। उसमें हिरन आते हैं, शिप, गोट, ये सब आते हैं। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, टेम्परेचर यानी कि कोल्ड है, ठंडा है या गर्म है, उसके हिसाब से भी एनिमल्स को 2-3 भागों में बांटा गया है। एक यूरीथर्मल एनिमल्स बोला गया है। यूरीथर्मल एनिमल्स उनको बोला गया है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी काफ़ी ठंडा, काफ़ी गर्म, दोनों तरह के कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसमें मेनली कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग आता है। जैसे हम बहुत 2-3 डिग्री, 0 डिग्री उससे नीचे भी सर्वाइव कर सकते हैं और 40-45 के आसपास भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो कैट, डॉग, टाइगर, गोट, ये सब जो है इस कैटेगरी में आते हैं यूरीथर्मल में।
और स्टेनोथर्मिक एनिमल्स या स्टेनोथर्मल एनिमल्स हम उनको बोलते हैं, जो कि बहुत कम रेंज में ही वो अच्छा महसूस करते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उनके लिए अच्छा नहीं है। एक कम रेंज के टेम्परेचर पर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो नैरो रेंज टेम्परेचर में वो अच्छा करते हैं, मतलब उससे टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाएगा तो भी उनके लिए ख़राब है, ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी उनके लिए ख़राब है। जैसे कि पाइथन जैसे सांप है, अजगर जिसको हम बोलते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ है। तो ये अक्सर आप अगर नेशनल ज्योग्राफी का एनिमल प्लैनेट इस तरह का चैनल अगर आप देखे होंगे तो उसमें देखो क्रोकोडाइल्स को दिखाया जाता है, या हिप्पोज है जो जल हाथी है। ये मेनली दिन के समय ये बाहर पानी से बाहर निकल के धूप सेकते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, धूप से जो एनर्जी मिलती है तो उनका बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है, और उसके बाद जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर ये पानी के अंदर चले जाते हैं फिर टेम्परेचर ठंडा करने के लिए। इस तरह से जो पाइथन या स्नेक्स जो होते हैं ये बहुत ठंडा, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये इनका खून जो है का टेम्परेचर वो वातावरण के टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, दोनों इनके लिए प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा गर्मी जब होने लगती है तो भी ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है तो भी ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ काफ़ी समय जब तक ठंडे का मौसम ख़त्म नहीं होता वहीं रहते हैं। तो उसको हाइबरनेशन या एस्टिवेशन दो टर्म यूज़ किया गया। हाइबरनेशन जब जाड़े के समय चले जाते हैं और गर्मी में चले जाते हैं तो एस्टिवेशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें ये करते हैं क्रोकोडाइल्स, इसलिए दिन के समय वो बाहर धूप सेकते रहते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। तो स्टेनोथर्मिक जो है ये टेम्परेचर का ज़्यादा फ्लक्चुएशन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह से थर्मोफिलिक एनिमल्स बोला गया है, जो कि सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही रह सकता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम घट जाएगा, नीचे आ जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर। हाई टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल 25-30 डिग्री टेम्परेचर, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं। इस तरह से क्रायोफिलिक एनिमल्स है जो कि सिर्फ लो टेम्परेचर पर रह सकते हैं, रहते हैं। जैसा कि सील वगैरह देखेंगे जो आर्कटिक एरिया में जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, सील है, वॉलरस है, पेंगुइन्स हैं जो कम टेम्परेचर पर ही रहते हैं, पोलर बियर है। जो लाइट और टेम्परेचर के अलावा और जो ज़रूरतें हैं जंगली जीवन के लिए वो है रेनफॉल। रेनफॉल एक तो है कि पेड़ पौधे को ग्रो करने में हेल्प करता है, दूसरा बहुत से एनिमल्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन रेनफॉल से रिलेटेड है। खास करके जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का जो है रेनी सीज़न में ही उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। लिजर्ड्स भी कुछ ऐसे होते हैं। इस तरह से पानी की ज़रूरत सभी एनिमल्स प्लांट्स को है। पानी जो है वो डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में कितने एनिमल या प्लांट रह सकते हैं। पानी अच्छा होगा तो ज़्यादा रह सकता है, पानी अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा पानी ये भी डिसाइड करता है कि जानवरों का माइग्रेशन यानी कि उनका मूवमेंट। गर्मियों के सीज़न में पानी कम हो जाता है तो एनिमल्स जो है वो खास करके जैसे जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे एलिफेंट्स हैं, वो कई किलोमीटर चले जाते हैं, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर तक ट्रैवल करते रहते हैं पानी के खोज में जहाँ उनको पानी मिलता है। तो ये माइग्रेशन एनिमल्स के मूवमेंट का एक वजह भी है, पानी भी एक वजह है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एनिमल कहाँ पर ज़्यादा रहेंगे कम रहेंगे वो पानी डिसाइड होता है। इस तरह से सॉइल फैक्टर्स हैं। सॉइल फैक्टर्स डायरेक्टली तो कोई रोल नहीं प्ले करते, पर इनडायरेक्टली मिट्टी कैसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे तो वाइल्ड लाइफ कैसा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वाटर है, सॉइल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि तय करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह का होगा। एक टर्म है माइग्रेशन। माइग्रेशन में ये बोला गया है कि माइग्रेशन का मतलब ये बोला गया है कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोला गया है। ये लोकल एरिया में भी हो सकता है, मतलब 5, 7, 10 किलोमीटर में हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पक्षियों को देखते हैं कि जब साइबेरिया वगैरह में साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया में जब ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम बर्फ़ गिरने लगता है, तो वहाँ से बहुत सारे पक्षियाँ जो हैं वो हिंदुस्तान या इस एरिया में आ जाते हैं जाड़े के मौसम में, जहाँ की कंपैरेटिवली टेम्परेचर
ज़्यादा रहता है वहाँ के मुकाबले में। तो उस समय बहुत सारे सीजनल ऐसे बर्ड्स आते हैं, वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अफ्रीका में एक एनिमल पाया जाता है जिसको वाइल्डर बीस्ट बोलते हैं, जो कि थोड़ा वो हिरन की तरह का वो होता है। वो झुंड के झुंड हज़ारों की तादाद में एक साथ रहते हैं और वो पूरा एक एंड से दूसरे एंड कॉन्टिनेंट का मूव करते हैं। उसको द ग्रेट माइग्रेशन बोला जाता है। जब वो चलते हैं एक तरफ से चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल में लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन भी होता है और लोकल माइग्रेशन भी होता है। लोकल जैसे टाइगर वगैरह को हम देखते हैं कि टाइगर का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो उस एरिया में 10, 15, 20 किलोमीटर का एरिया होता है, तो उसमें वो एक तरफ से चलता है तो ठीक है, आगे बढ़ता जाता है। फिर कुछ दिन में कुछ दिन उस उधर मिला, फिर कुछ दिन उसी एरिया में कहीं दूसरे छोर पे मिलेगा। इस तरीके से वो घूमता रहता है एरिया में। तो लोकल भी होता है और लॉन्ग डिस्टेंस होता है। इस तरह से एक टर्म है प्रीडेशन, जिसको कि मेनली शिकार करना बोलते हैं। तो ये है कि कैप्चरिंग द प्रे टू मेंटेन लाइफ, मतलब अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए दूसरे एनिमल्स को जो पकड़ते हैं, खाते हैं, उसको प्रीडेशन बोला जाता है। तो ये दो तरह का होता है। एक तो हैबिटेट प्रीडेशन, मतलब कि जो एक रेगुलर प्रोसेस उनका होता है, जैसे टाइगर, लायन या चीता या लेपर्ड वगैरह होते हैं, जो कि अपने जीवन यापन के लिए रेगुलर बेसिस पे दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। और दूसरा एक होता है सैनिटरी प्रिडेशन। सैनिटरी का मतलब है सफाई करना। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो मोस्टली डेड एनिमल्स या डिजीज्ड एनिमल्स हैं, उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। जैसे जैकाल होता है या वल्चर्स होते हैं। वल्चर यानी कि ये वल्चर का मेन काम ही है कि डेड बॉडी, डेड एनिमल्स, उनको खा के साफ़ करना। हाइना भी थोड़े हद तक इस तरह का काम करते हैं, जो डेड एनिमल्स है उसको खा के साफ़ करते हैं। तो ये सैनिटरी प्रेडेटर इनको बोलते हैं कि ये सफाई का काम करते हैं। एनिमल्स में एज डिटर्मिनेशन एक चीज़ आता है कि एनिमल्स की उम्र का कैसे पता लगाते हैं। तो उसका कई मेथड्स हैं। एक तो उनका साइज़ देख के, उनके दांत का साइज़, टस्क जो होता है, जैसे हाथियों में उसका जो हाथी दांत होता है जिसको टस्क बोलते हैं, उसको देख के, या एनिमल्स का सींग को देख करके, जैसे भैंसे वगैरह हैं उनका सींग को देख करके, स्किन, पक्षी बर्ड्स में स्किन या फेदर का कलर देख के उम्र के साथ उनके फेदर का कलर है, उसका शेप वगैरह बदल जाता है। बॉडी वेट से निकालते हैं, जनरल अपीयरेंस देख करके, या टीथ का कंडीशन देख करके। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो दांत को गिन करके, दांत को देख करके निकालना। बछड़े का दांत और एक काऊ का दांत, दोनों में अंतर रहता है। पहले परमानेंट टीथ नहीं होता, मिल्क टीथ होता है, दूध के दांत वो जिसको बोलते हैं। जैसे जैसे उसकी 4, 5 साल, 6 साल उम्र बढ़ जाती है तो फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो जैसे 6, 7 साल की उम्र में 8 करीब परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो वो दांत देख करके हम पता लगाते हैं कि उम्र कितनी होगी लगभग। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा नॉर्मली एज डिटर्मिनेशन एनिमल्स का किया जाता है, जिसमें दांत, ये हॉर्न, टास्क यानी कि हॉर्न जो है वो सिंग जो है उसमें रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो उससे भी उम्र का पता लगाते हैं, द रिंग से। और टास्क से हाथी का दांत कितना लंबा हो गया है उससे, और टीथ है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। बर्ड्स में फेदर से निकाला जाता है। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा एनिमल्स का एज जो है उसको पता लगाया जाता है। ये नॉर्मली एक एनिमल का एवरेज एज है, जो कि मेनली घर के माने डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो जैसे देखेंगे कि कैमल जो है, ये ऊँट 50 से 70 साल तक ज़िंदा रहता है। कैट जो है 20-25 साल। एलिफेंट जैसे 70 से 90 साल ज़िंदा रहते हैं। हिरन वगैरह जो है वो नॉर्मली 35 साल। हॉर्स या डंकी या 40-45 साल इनका जीवन काल होता है। इस तरह से रैबिट का 9 से 10 साल। पैरट जो है 25 से 30 साल। बफेलोज 35 से 40 साल। तो ये कुछ एवरेज एजेस हैं जितने दिन ये जीवित रहते हैं। कभी कभी एनिमल्स को जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल के द्वारा एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। वो कब किया जाता है, कभी कोई एनिमल आपस में मारपीट में इंजोर हो जाए और इंजोरी दिख गया फॉरेस्ट ऑफिशियल को, तो नॉर्मली उसको पकड़ के उसका इलाज करते हैं। या कभी कोई एनिमल ऐसा हो गया है कि जो अटैक कर रहा है, एनिमल ह्यूमन को अटैक कर रहा है, तो उसको भी पकड़ते हैं। या इस तरह का कोई छोटा एनिमल है, जो बच्चा है जो अपनी बिछड़ गया है माँ से, उसको पकड़ते हैं। उसको पकड़ के रख के फिर माँ को ढूंढ के उसको वापस करते हैं। तो कई कंडीशन होता है जब एनिमल को कैप्चर किया जाता है।
तो कैप्चर करने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे एक दवा होता है जिसको डीपोलराइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जहाँ पे दिया जाता है उस एरिया को वो सुन्न कर देता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से एक दवा होता है जिसको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स वो दवा होते हैं जो कि एनिमल की एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देते हैं। ये बिहेवियरल चेंज उसमें ऐसा आता है कि इसमें एनिमल पूरी तरह से इसको अगर दिया जाए तो पूरी तरह से वो रिलैक्स हो जाता है और आसपास में क्या हो रहा है उससे बेसुध टाइप का हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है एनिमल्स को जो पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ट्रैंक्विलाइजर्स का वो डार्ट को बंदूक से उसको मारा जाता है तो दवा उसके अंदर जाता है, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में वो इसका असर कुछ देर तक रहता है, तो उतने देर में उसको पकड़ लेते हैं। इस तरह से एनाल्जेसिक्स होते हैं जो कि मेनली पेन किलर है, जो कि जहाँ पर पेन है वहाँ पर उस एरिया को कम करता है, दर्द को कम करता है। तो दर्द निवारक जो है एनाल्जेसिक होता है। और सीडेशन जो है ये इसमें क्या होता है कि जब ये दवा दिया जाता है तो उसको नींद जैसा आ जाता है। ये माइल्ड डिग्री ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन है उसको ये डिप्रेस कर देता है, यानी कि ब्रेन को कुछ देर के लिए काम करना, वो ब्रेन एकदम धीमा हो जाता है, ब्रेन का काम करने का प्रोसेस। तो वो नींद जैसा आ जाता है, तो ड्राउजीनेस, नींद जैसा आ जाता है। तो ये सीडेटिव का भी इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जब एनिमल को कोई वाइल्ड एनिमल है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल, टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल एनिमल को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में एक और चीज़ है एनिमल का काउंटिंग करना, उसका हम गणना कैसे करते हैं। तो एक होता है रोड साइड इंडेक्स सर्वे, मतलब जो जंगल के रास्ते हैं उस रास्ते पर चलते हैं धीरे धीरे और आसपास में जो जानवर दिख रहे हैं उनको काउंट करते जाते हैं। तो ये नॉर्मली हिरन वगैरह के लिए किया जाता है। दूसरा डंग सर्वे है। डंग सर्वे मतलब एनिमल का जो मल है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको एनालिसिस करके पता लगाया जाता है। तो अलग अलग एनिमल का डंग अलग अलग होता है। तो इसका मेनली एलिफेंट्स के केस में हाथियों की संख्या, हाथियों का नंबर पहचानने के लिए इसका डंग सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से वाटर होल सर्वे है। वाटर होल जंगल में वो जगह है जहाँ पानी रहता है, जहाँ सारे जानवर पानी पीने आते हैं, उसको वाटर होल बोलते हैं। तो ये वाटर होल सर्वे उस जंगलों में करते हैं जहाँ पर पानी कम है, 1-2 वाटर होल ही हैं, तो सारे जानवर कहीं ना कहीं वहाँ आएंगे। तो उस केस में उनको काउंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से कॉल्स फॉर सेंसस है। ये बर्ड्स के लिए उनकी आवाज़ सुन के, उनका कॉल सुन के, आवाज़ सुन के उनका नंबर पता लगाया जाता है। पग मार्क काउंट सर्वे, मतलब पग मार्क, जब शेर या बाघ, टाइगर जब जंगल में चलता है तो उसके पैर का जो निशान है उसको पग मार्क बोलते हैं। तो हर एक टाइगर का पग मार्क अलग अलग होता है, हर एक लायन का अलग होता है। तो वो पग मार्क से उसको पहचानना आना चाहिए, वो सिखाया जाता है जंगल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को। तो उससे पहचानते हैं कि कितने टाइगर्स हैं। उनका टाइगर्स का काउंटिंग, नॉर्मली टाइगर लाइन का काउंटिंग पग मार्क से किया जाता है। इस तरह से साइट एंड रीसाइट मेथड, एक एनिमल कितने बार दिखा, बार बार दिख रहा है तो उससे वो भी है। टोटल काउंट, जिसमें टोटल एनिमल का काउंट किया जाता है। कैमरा स्पॉटिंग, कुछ जगहों पे कैमरा लगा दिया जाता है, उस कैमरे का फोटोग्राफ, और स्वचालित कैमरा होता है, जब भी उसके सामने से एनिमल गुजरता है तो उसका फ़ोटो आ जाता है, तो उस कैमरा से किया जाता है। या एरियल सर्वे, ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह से सर्वे किया जाता है, प्लेन वगैरह से। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा एनिमल का काउंटिंग किया जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि पग मार्क सर्वे जो है बड़े एनिमल्स के लिए, टाइगर है, लायन है, चीता है, लेपर्ड है, उनके लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड्स के लिए कॉल सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। एलिफेंट्स के लिए डंग सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। हिरन वगैरह के लिए रोड साइड इंडेक्स सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एनिमल को काउंट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ में एक और चीज़ आता है कि वाइल्ड लाइफ में मैनेज करना। क्या मैनेज करना? तो एक तो वाइल्ड फूड मैनेजमेंट करना, जो एनिमल्स हैं उनको फूड बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो जो हार्बीवोर्स हैं, जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, या मंकीज़ हैं जो फल वगैरह खाते हैं, तो फलदार वृक्ष जंगल में पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है तो उनको लगाना ताकि उनको मिल सके। इस तरह से पानी की व्यवस्था करना, वाटर मैनेजमेंट, उसमें वाटर होल
अगर है तो ठीक है, नहीं तो कृत्रिम रूप से वाटर होल बनाया जाता है जहाँ पर पानी जमा होता है और उनको पानी पीने के लिए मिलता है। रिवर या स्ट्रीम में जो जंगल के बीच से जो नदी बह रही है या झरने बह रहे हैं, उनमें बीच में कुछ रुकावट डाल करके पानी को इकट्ठा करना, कुछ डैम जैसा बनाना, चेक डैम जैसा बनाना जिससे पानी मिल सके। रिजर्वायर्स होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं, उनको बनाना ताकि वहाँ पर पानी एनिमल्स को पानी मिल सके। डग आउट, कभी कभी गड्ढे खोद करके जगह जगह पर खोद करके उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, तो ये सब पानी के लिए करते हैं। इस तरह से शेल्टर मैनेजमेंट, मतलब एनिमल्स को रहने के लिए जगह है कि नहीं, प्रॉपर पेड़ वेड़ इस तरह का है, जो जैसे पक्षियां हैं जो पेड़ में रहते हैं तो उनके लिए कुछ खास टाइप के बर्ड्स खास टाइप के ट्री में बनाते हैं, तो वो सब उनका है कि नहीं, नेस्टिंग वहाँ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब देखना। हैबिटेट को इम्प्रूव करना, मतलब जो इस जगह पे वो रहते हैं उनके लिए रहने की स्थिति, वातावरण, उसको इम्प्रूव करना। और प्रीडेशन मैनेजमेंट में ये आता है कि जो प्रीडेटर्स हैं, खास करके जो जैसे टाइगर, लायन वगैरह हैं, उनको प्रॉपर फूड मिल रहा है कि नहीं, मतलब उसके लिए हिरन की संख्या है कि नहीं पर्याप्त। हिरन अगर नहीं है तो फिर उनके लिए अरेंजमेंट करना कि वहाँ उनके चरने के लिए प्लांट्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, उसका मैनेजमेंट करना। टूरिज़्म, जंगल में टूरिज़्म एक आय का मुख्य साधन आजकल के समय में है। कुछ पर्टिकुलर एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह में टूरिस्ट अलाउ किया जाता है जो जंगली जानवर को देख सकते हैं, तो वो टूरिज़्म को मैनेज करना, यानी कि टूरिस्ट को मैनेज करना इन द सेंस कि टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए प्रॉपर व्यवस्था वगैरह, गाड़ी वाड़ी वो सब है कि नहीं, वो देखना। साथ में ये भी देखना कि टूरिस्ट को भी हम एजुकेट करें कि भाई आप जंगल के अंदर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, किस तरह का हरकत नहीं करोगे, तो वो सब चीज़ें टूरिज़्म मैनेजमेंट में आता है। जैसे कोई चिप्स लेके जा रहा है, उसका पैकेट, खाने की चीज़ ले रहा है, उसका पैकेट अंदर ना फेंकें, या अंदर में कैमरा का फ्लैश वगैरह नहीं चमकाएं, उससे जानवर भड़कते हैं। जो जानवर दिखता है तो उसका फ़ोटो लेने के लिए कैमरा चलाने लगते हैं, तो उसका फ्लश से एनिमल्स कभी कभी भड़क जाते हैं। तो इस तरह से टूरिस्ट को भी एजुकेट करना कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ में मैनेजमेंट में हम ये सब चीज़ें करते हैं कि एनिमल्स का फूड का, रहने का, फूड का, उनका पानी का, उनका रहने का, ये सब जो चीज़ है इसको इम्प्रूव करना और टूरिज़्म को भी इम्प्रूव करना। तो ये सब चीज़ें हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में करते हैं। इसमें मैंने एक आपको लिस्ट दिया है, इसमें कुछ एनिमल्स की कैटेगरीज़ हैं। जैसे हम जो सुनते हैं कि कुछ एनिमल्स जो हैं, जैसे जो कि विलुप्त हो चुके हैं, अब इस धरती पर पाए ही नहीं जाते हैं। कुछ जो हैं विलुप्त तो नहीं हुए हैं लेकिन बहुत कम संख्या में हैं, उनकी मात्रा बहुत घट गई है, तो उसका एक लिस्ट है और उनका एक कोड है। जैसे जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो कि अब इस धरती पे नहीं मिलता, उसके लिए EX कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे बाली टाइगर, चाइना एलिफेंट, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब दुनिया में नहीं है। इस तरह से एक्सटिंक्ट वाइल्ड है जिसका EW कोड है, मतलब ये वाइल्ड में जंगल में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जंगल में नेचुरल एनवायरनमेंट में ये नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ कहीं कहीं कैप्टिविटी में है, मतलब कहीं पर लोग उसको ग्रो कर रहा है तो वहीं पर ये है, अंडर कैप्टिविटी सर्वाइव करें। जैसे स्पिक्स मैकाओ, स्कोरोडोव, ये कुछ बर्ड्स हैं, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, ये जो हैं ये सब अब नेचुरल हैबिटेट में ये अब नहीं मिलते हैं। ये इंसान ही इनको कहीं कहीं पाल रहा है अपने काम के लिए, तो वहाँ ये मिलते हैं, उनके लिए EW कोड है। इस तरह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR है, जिनकी आबादी जो है पिछले 10 साल में 90% से कम घट गई है। इस तरह से एंडेंजर्ड जिनके लिए कोड EN कोड इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, ये वो आते हैं जिनका पॉपुलेशन 70% से कम हो गया है पिछले 10 साल में। इसमें ब्लू व्हेल, पांडा, चाइना का पांडा, स्नो लेपर्ड, टाइगर, ईगल, ये सब आते हैं। इसी तरह से वल्नरेबल है, मतलब जो खतरे में हैं, उनके लिए VU कोड दिया गया है, जिनका 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 10 साल में घट गया है। इसमें चीता, लायन, गौर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते, ब्लू पेंगुइन, ये सब आते हैं। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स जिनके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, उनके लिए DD कोड दिया गया है, मतलब कि डाटा डेफिशिएंट, डाटा नहीं है, DD कोड, तो इनके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड हो चुके हैं या जो बहुत ख़तरे की स्थिति में है, तो ये वो एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स का कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूँ जो आप थोड़ा आपको याद रहेगा, जिससे
जैसे ये बाली टाइगर है, ये जावा का टाइगर है या कैस्पियन टाइगर है, ये सब टाइगर अब वर्ल्ड में नहीं है, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनकी जो है प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। अत्यधिक शिकार के कारण ये सारे विलुप्त हो चुके हैं। इंडियन टाइगर अभी भी है। ये मैकाओ है जो कि अब वाइल्ड में ये नहीं मिलता है, वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये सिर्फ ह्यूमन कैप्टिविटी में, मतलब इंसान ही इसको कहीं कहीं पाले हुए है। जंगल में, ब्राज़ील के जंगलों में ये ज़्यादातर पाए जाते थे, पर अब वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। जंगल में मतलब वाइल्ड में ये नहीं मिलते हैं। ये जो है साइबेरियन टाइगर है। साइबेरियन टाइगर जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुका है। साइबेरियन टाइगर की संख्या काफ़ी घट गई है, मोस्टली शिकार के कारण, और इनका क्षेत्र जो है वो सिकुड़ने के कारण ये ख़तरे में आ चुका है। इस तरह से ये एशियाटिक चीता है, एशिया में पाया जाने वाला चीता है। ये कभी इंडिया में बहुत जगहों पे पाया जाता था, कुमायूं गढ़वाल की पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, ये सब जंगलों में ये एक समय काफ़ी पाया जाता था, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है, अब ये नहीं मिलता है। इंडिया में कहीं भी चीता अब नहीं है। इस तरह से ये स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड का जो फ़र है इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसका भी शिकार होता है। ये बर्फीले जगहों पर मिलता है, तो ये भी एक एंडेंजर्ड उसमें आ चुका है। ये गौर है जिसको इंडियन गौर बोलते हैं। तो गौर में को पहचानने का एक तरीका ये है कि इसका अगर पैर को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ सफ़ेद कलर का इसका कवर होता है, फ़र का कवर सफ़ेद कलर का होता है। ऐसा लगता है कि वाइट कलर का मोजा पहना हुआ है, बाकी बॉडी ब्लैक है। तो ये गौर भी जो है ये भी, इसकी संख्या भी काफ़ी कम हो चुकी है, वल्नरेबल में ये आ चुका है। ये फ़ोटो मैंने इसलिए दिया है कि छत्तीसगढ़ का जो है पशु है, जातीय छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वो वन भैंसा जिसको बोलते हैं वो है। इसकी संख्या भी छत्तीसगढ़ में ये हालांकि स्टेट एनिमल है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। इसका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। कुछ इंडिया में कुछ मैमल्स हैं जो कि खतरे में हैं, तो उनका ये एक लिस्ट है। एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन वो लायन है जो एशिया में पाए जाने वाले हैं। एशिया में लायन हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही स्टेट में मिलते हैं, वो है गिर जंगलों में, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात के गिर के जंगलों में पाया जाने वाला लायन एशियाटिक लायन है, जो कि इंडिया में एकमात्र लायन वहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो इसका संख्या भी पहले काफ़ी घट गया था, लेकिन अब लोगों के प्रयासों से ये फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। टाइगर, लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन राइनोसोरस यानी कि गेंडा, जो कि आसाम के काजीरंगा में पाया जाता है। तो ये एक ये भी इसका भी अस्तित्व जो है खतरे में है, वहाँ इसको सुरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा कश्मीरी स्टैग, हिमालयन मस्क डियर जिसको कस्तूरी मृग बोलते हैं, जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, जिस गंध अच्छी होती है, तो मस्क डियर, कश्मीरी स्टैग, लायन टेल मैकाओ, ये एक तरह का बंदर है। नीलगिरी थॉर, ये नीलगिरी के पहाड़ में पाया जाने वाला एक बकरा है। तो ये सब का अस्तित्व भी जो है इंडिया में खतरे में। ये सब का फोटोग्राफ देख चुके हैं, ये दो फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है मस्क डियर है, कस्तूरी मृग जो है, जो पाया जाता है हिमालय में, इसका अस्तित्व भी खतरे में है। ये कश्मीरी स्टैग इसको बोलते हैं, ये भी शिकार के कारण, चमड़ी के कारण इसका भी अस्तित्व खतरे में है। और ये नीलगिरी का थार जिसको बोलते हैं, नीलगिरी के पहाड़ जंगलों में मिलता है, तो ये वाइल्ड बकरा है एक्चुअली एक, तो इसका भी पोजीशन जो है वो अच्छा नहीं है। कंजर्वेशन, जंगल में जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए दो तरह का मेथड इस्तेमाल, या प्लांट है उनको बचाने के लिए दो मेथड इस्तेमाल किया जाता है। एक है इन सिटू, एक है एक्स सिटू। इन सिटू मतलब जहाँ है वहीं उसको सुरक्षित करना, तो उसके लिए रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब बनाए गए हैं। एरिया को सुरक्षित किया गया है जहाँ इंसान का वो ना हो। और एक्स सिटू मतलब वहाँ से जहाँ वो नेचुरली रहते हैं, प्राकृतिक तौर पे जहाँ रहते हैं, वहाँ से बाहर कहीं उसको सुरक्षित किया जाता है। तो उस 4-5 जगह, एक तो जेनेटिक इन्हांसमेंट सेंटर्स है, जूज़ है, बॉटनिकल गार्डन है, डीएनए बैंक है, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स है जहाँ उसका ब्रीडिंग किया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। सीड ऑर्चर्ड है, सीड प्रोडक्शन एरियाज़ है जहाँ पे प्लांट्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। एनिमल्स का ब्रीडिंग सेंटर में बढ़ाया जा रहा है। डीएनए बैंक में उनका डीएनए को सुरक्षित रखा जा रहा है।
और जूस में, बॉटनिकल गार्डन्स में एनिमल्स और प्लांट को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये सब कुछ एक्स सिटू कंजर्वेशन के मेथड हैं। और इन सिटू मतलब उनको नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो मिलते हैं वहीं सुरक्षित रहना। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, वहाँ वो इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसमें क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो रिमोट सेंसिंग को बोलता है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जिसमें कि हम जानकारी प्राप्त करते हैं किसके बारे में, अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के बारे में या कोई घटना हो रही है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और वो जो जानकारी है, वो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा के एनालिसिस से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और वो डेटा कैसे मिलता है, डेटा कहाँ से मिलता है, तो वो एक कुछ यंत्र होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जिससे कि वो डेटा हमको मिलता है। और ये जो सारी डेटा मिलता है वो बिना फिज़िकल कांटेक्ट में आए हुए, मतलब जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा हो रही है उसके सीधे संपर्क में आए बिना उस डेटा को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। उसका एनालिसिस करने के बाद वो वस्तु या वो घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसको रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। तो रिमोट मतलब दूर से सेंस करना, उसके बारे में सेंस करना कि वो वहाँ क्या घटना हो रही है, वो क्या चीज़ वहाँ पर है। तो दूर से डेटा लेना, उसका एनालिसिस करना बिना उसके संपर्क में आए, उसको रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज से बहुत तरह की सनलाइट्स, अलग अलग रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, इस तरह के बहुत सारी किरणें आती हैं। जब वो किसी चीज़ पर पड़ती हैं तो वहाँ से कुछ हिस्सा उसमें सोख लिया जाता है, कुछ हिस्सा परावर्तित होता है, वापस आता है, कुछ उसमें आगे ट्रांसमिट हो जाता है। तो वो जो अलग अलग चीज़ों से जो है ना अलग अलग किस्म का परावर्तन वगैरह होता है। तो उसी के आधार पर उसी को सेंस किया जाता है रिमोट सेंसिंग में कि किस तरह का रे वापस आ रहा है, उसी को कैप्चर किया जाता है, उसी को सेंस किया जाता है मशीन के द्वारा। और उससे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है। तो जो कि उसको रिकॉर्ड करता है, जो कि ये जो रिफ्लेक्ट होके, जो परावर्तित होके जो किरण, जो एनर्जी का फॉर्म वापस आ रहा है, उसको जो सेंस करता है उसको सेंसर बोलते हैं। तो सेंसर के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है वो जो उसको सेंस किया जाता है, उसी का डाटा लिया जाता है और उसको एनालिसिस किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एनालिसिस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उसी से इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है। तो इसका एक इक्वेशन है, EI मतलब जो एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी पड़ रही है किसी चीज़ के ऊपर, उसको EI बोला गया है। उसमें से कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको ER बोला गया है। डेल्टा जो है ये एक्चुअली वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य। जो हम जानते हैं कि एनर्जी या सन से जो लाइट आता है, एनर्जी आता है, वो तरंग के फॉर्म में आती है। तो तरंग यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, जिसको डेल्टा से दिखाया जाता है, लैम्डा से दिखाया जाता है। तो ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तो अलग अलग किस्म के प्रकाश का या अलग अलग किस्म के जो विकिरण आती है उनका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड जो एनर्जी है उसके लिए ER है। कुछ एनर्जी जो है इसकी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो EA है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और एनर्जी ET है, एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वाला जो पोर्शन है, तो एक ही तरह की लाइट, अगर एक ही तरह का प्रकाश, एक ही तरह की विकिरण जो है अलग अलग चीज़ों पर पड़ेगी तो अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन उसमें से आएगा। तो उसी का एनालिसिस रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। तो हाँ, रिमोट सेंसिंग को करने के लिए जो तरीका है वो एक तो है कि एरियली फ़ोटोग्राफ लिया जाता है, हवा से फ़ोटोग्राफ लिया जाता है। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विथ ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ फ्रॉम एयर। हवा से लिया जाता है। तो हवा से कैसे लिया जाएगा फ़ोटोग्राफ? एक तो बैलून के द्वारा लिया जाता है, या फिर एरोप्लेन के द्वारा लिया जाता है, या आजकल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है फ़ोटोग्राफ वगैरह लेने के लिए। तो एरियल फ़ोटोग्राफी किया जाता है। या और उसमें एक टर्म आता है प्लेटफॉर्म उसको हम बोलते हैं जहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जो कि उसको फ़ोटोग्राफ कर रहा है या उस रेडिएशन का डाटा ले रहा है। तो जिस पे सेंसर लगा होता है उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो वो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म हो सकता है, एरियल प्लेटफॉर्म, जैसा
प्लेन के ऊपर या बैलून के ऊपर या ड्रोन के ऊपर लगा दिया गया है। या स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म भी होता है। स्पेस मतलब जो कि अंतरिक्ष से जो डाटा लिया जाता है, तो उसके लिए या तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सन सिंक्रोनाइज या पोलर या नेचुरल रिसोर्स सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो तरह का सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए। इसमें क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको ऐसा सैटेलाइट होता है जो कि जैसे ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है वो सैटेलाइट भी उसी स्पीड से चलता जाता है। तो जो सैटेलाइट यहाँ पर है वो हमेशा इस जगह के सामने ही रहेगा, वो इसके समकक्ष, क्योंकि जैसे जैसे ये घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, वो उसी रफ्तार से वो भी चलता जाता है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हमेशा यहीं पर दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है वो भी उसी स्पीड से और सेम स्पीड से चलता जाता है। तो ऐसा लगता है कि स्टेशनरी है, वहीं पर स्थित है वो। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो नॉर्मली इक्वेटर जो होता है, जो पृथ्वी का इक्वेटर विषुवत रेखा होता है, उसी के ऊपर वो रहता है और करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहता है। और इसका मूवमेंट हमेशा जो है ये अलोंग द इक्वेटर होता रहता है और वेस्ट टू ईस्ट इसका मूवमेंट होता रहता है। तो एक ही जगह का ये डाटा कंटिन्यूसली भेजता रहता है, जहाँ पर है वो वहीं से सीधे उस जगह का डाटा जो है वो भेजता रहता है कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली एक ही जगह का इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दूसरा जो सन सिंक्रोनाइज, ये नॉर्मली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह ये मूव करता है। तो जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये अगर विषुवत रेखा है तो ये ऐसा ही ये मूव करेगा, ऐसा करके मूव करता है। तो ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमती है, साथ में वो भी घूमता है। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आने वाला जो है वो सन सिंक्रोनस या पोलर या नेचुरल रिसोर्स सैटेलाइट होता है। ये कम ऊंचाई पर रहता है, ये 800 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। ये मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये दो तरह का सैटेलाइट्स का इस्तेमाल नॉर्मली डाटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। सेंसर, जैसा कि हम बोल रहे थे कि सेंसर एक ऐसा यंत्र है जो कि ये रिफ्लेक्शन जो आता है सूरज की विकिरणों का, उसको वो कैच करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं उसको वो कैच करता है। तो उसमें उस सेंसर से रिलेटेड कुछ टर्म है। एक है उसका स्पेशियल रिजोल्यूशन। स्पेशियल रिजोल्यूशन हम उसको बोलते हैं कि वो छोटा से छोटा एरिया जिसका कि डाटा वो ले सकता है। तो नेचुरली स्पेशियल रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा वो सेंसर उतना अच्छा होगा। मतलब जितना कम से कम एरिया का डाटा वो ले सकता है, जितना प्रिसाइजली, जितना एकदम कम से कम एरिया का डाटा वो कलेक्ट कर सकता है, तो वो उतना अच्छा है। तो स्पेशियल रेजोल्यूशन एरिया के बारे में बात करता है। इस तरह से स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मतलब कि जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें थोड़ा सा भी अगर चेंज हो रहा है तो उसको वो सेंस कर रहा है। तो अभी कुछ रिफ्लेक्शन और आ रहा है, अभी थोड़ा दूसरे तरह का रिफ्लेक्शन आने लगा, दूसरे तरह की तरंगें आने लगी, तो उसको थोड़ा सा भी चेंज उसमें हो रहा है तो उसको तुरंत सेंस करता है। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। तो इस तरह से सेंसर जो है एक होता है एक्टिव सेंसर, जो कि अपना खुद का ही एनर्जी सोर्स उसका होता है, उसको बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये दिन रात हर समय काम कर सकता है, जिसका एग्जांपल है रडार। और कुछ पैसिव सेंसर होते हैं जो कि सिर्फ दिन में काम कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट से ही उनको एनर्जी मिलती है, तो उनको पैसिव सेंसर्स बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं सेंसर के बारे में। तो सेंसर का स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ये जितना अच्छा होगा सेंसर उतना अच्छा होगा। यानी कि थोड़ा भी अगर तरंगों में परिवर्तन है तो इसकी वजह से कैच कर पाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि कम से कम एरिया का वो डाटा वो ले पा रहा है। और एक्टिव सेंसर जो अपने आप चलता है तो दिन रात दोनों में काम कर सकता है। और पैसिव सेंसर जो कि सिर्फ दिन में काम कर सकता है। जो फ़ोटोग्राफ्स हम लेते हैं, एरियल फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, उनके लिए उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उनसे डाटा का कैसे वो करते हैं। तो एक तो विजुअल इंटरप्रिटेशन होता है कि उसमें जो कलर, कैसा किस तरह का कलर का लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो जो टेक्सचर आ रहा है, मतलब मिट्टी का जो या ज़मीन का जो फ़ोटोग्राफ आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, उसका शेप कैसा आ रहा है, साइज़, पैटर्न, ये सब किस तरह का आ रहा है, जो रेज आ रही हैं और जो चीज़ें दिख रही हैं। तो एक तो देख के उसका ऊपर देख करके उसको इंटरप्रेट करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और दूसरा डिजिटल इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसमें कि एक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर में फीड किया जाता है और उसके आधार पर फिर उससे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। तो ये दो तरीका है, विजुअल इंटरप्रिटेशन और डिजिटल इंटरप्रिटेशन। जो डाटा आता है उसको
उससे जानकारी निकालने का जो है ये 2 मेथड होता है। इसका रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है, तो नॉर्मली टोपोग्राफी मतलब उस एरिया की स्थल जो उसका ज़मीन है उसकी आकृति कैसी है, वो ऊंचा नीचा है या प्लेन है या किस तरह का है, उसको मैप करने के लिए। जियोलॉजी में भूगर्भ शास्त्र मतलब ज़मीन के अंदर क्या है, वहाँ पे किस तरह के मिनरल्स हैं, किस तरह क्या चीज़ें हैं, उसके लिए मिट्टी को मैप करने के लिए किस एरिया में किस तरह की मिट्टी है। फॉरेस्ट्री में मतलब किस तरह में कहाँ जंगल है, कहाँ घना जंगल है, कहाँ हल्का जंगल है, किस तरह का जंगल है, उसके बारे में। भूखंड जो टेरेन है उसके भूखंड के बारे में जानकारी के लिए। लैंड यूज़ या लैंड कवर, कितना एरिया में लैंड में जंगल का कवर है, कहाँ नहीं है, कहाँ कम है, ज़्यादा है। वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, या एनवायरमेंटल स्टडीज़, वहाँ का एनवायरनमेंट की स्थिति कैसी है, वहाँ पे वातावरण जो है वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, गैस कैसा है, पोल्यूशन है नहीं है। तो ये सब जानकारी के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और फॉरेस्ट्री में अगर बात करें तो फॉरेस्ट्री में रिमोट सेंसिंग का यूज़ क्या है, एक तो फॉरेस्ट कवर के बारे में जानकारी देता है कि किस जगह में जंगल का कितना है, घना है, पतला है। और कहीं पर पेस्ट डिजीज़, कुछ इंसेक्ट पेस्ट या कोई बीमारी लग गई है तो वहाँ का थोड़ा सा पत्तियाँ उत्तियाँ अलग तरह की हो जाएंगी, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन अलग तरह का आएगा, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। फसल किस टाइप का फॉरेस्ट वहाँ पे है, किस प्रजाति के फॉरेस्ट हैं, अलग अलग प्रजाति के फॉरेस्ट में पत्तियाँ अलग तरह की होगी, उनमें केमिकल अलग तरह के होंगे, तो उनमें जो लाइट पड़ेगा उसका रिफ्लेक्शन अलग टाइप का आएगा। वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में इस्तेमाल में आता है। मिट्टी के बारे में जानकारी देता है, कहाँ पानी अवेलेबल है नहीं है उसके बारे में। कहीं पर जंगल या ज़मीन ख़राब हो रही है क्या, उसके बारे में जानकारी देता है। कहीं पर डैमेज हो गया है, जैसे मान लीजिए आग लग गया है कहीं पर, या बाढ़ आ गया, तूफ़ान आ गया, उससे जंगल अगर नष्ट हुआ है तो कितना एरिया में नष्ट हुआ है, कितना क्या डैमेज हुआ है, उसके बारे में जानकारी देता है। और वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनका काउंटिंग में, उनका ट्रैकिंग में, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, ये सब में भी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल फॉरेस्ट्री में किया जाता है। तो ये फॉरेस्ट्री के में क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल है उसके लिस्ट है। इसके साथ में एक टर्म आता है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS जिसको बोलते हैं। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें कि भौगोलिक डाटा लिया जाता है, जियोग्राफिकल डाटा लिया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें हार्डवेयर यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, सॉफ्टवेयर यानी कि जिस सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा को एनालिसिस किया जाएगा। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है, मैप इन्फो, ArcGIS, ERDS, कार्टल लिनक्स, सागा GIS, ILWS, IDRI, SSI, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स है जिनका कि इस्तेमाल GIS में किया जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर कुछ ये सब फ्री सॉफ्टवेयर हैं जो आप नेट में देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है डाटा कलेक्शन होता है, लाइववेयर यानी कि जो एक्सपर्ट या जो स्पेशलिस्ट हैं जो उस डाटा को एनालिसिस करते हैं, और फिर मेथड्स, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। तो GIS के ये 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 इसके चीज़ें हैं जो कि मिलके काम करती हैं। एक हार्डवेयर यानी कि यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, फिर डाटा का इकट्ठा करना होता है, डाटा का एनालिसिस एक्सपर्ट्स करते हैं, और कुछ मेथड्स हैं जिनका कि इस्तेमाल वो करते हैं। तो ये है GIS क्या है। इस तरह से एक टर्म आता है GPS या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। GPS जो है ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, सैटेलाइट के आधार पर चलता है। नेविगेशन सिस्टम है, मतलब किसी चीज़ का मूवमेंट कौन कहाँ है, क्या है, उसके बारे में जानकारी देता है। और ये कंटिन्यूसली रियल टाइम डाटा देता है कि अभी कोई चीज़ यहाँ पर है, अभी से 10 मिनट बाद वो कहाँ चली गई है, वो किधर किधर मूव कर रही है, ये GPS में पता चलता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का ओन्ड सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट इसका मालिक है, वही सबको डाटा प्रोवाइड करता है। तो इसको पहले नेवस्टार GPS बोला जाता था, अभी GPS बोला जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोला जाता है। ये ओन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ओन्ड है, ऑपरेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ही इसको ऑपरेट करता है। तो इसमें इसको डेवलप किया गया था कि इन ऑर्डर टू अलाउ एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब मेनली मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया था कि कौन सी चीज़ कहाँ है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, उसके लिए ये इसको डेवलप किया गया था। तो GPS एक सिस्टम है जिसमें कि 30 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं,
और वो जीपीएस रिसीवर जैसे हमारे फ़ोन में है, जीपीएस का एक रिसीवर है, वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और वहाँ से वापस सैटेलाइट को जाता है, तो सैटेलाइट उसको एनालिसिस करके पता लगाता है कि कहाँ पर है। तो जीपीएस रिसीवर जो फ़ोन में होता है वो ये सिग्नल को पकड़ता है, और जब रिसीवर वापस वो सिग्नल रिसीवर को पहुंचता है सैटेलाइट पे, तो वो कैलकुलेट करता है कि डिस्टेंस कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, उसको कैलकुलेट करता है। और फ्रॉम 4 और मोर जीपीएस सैटेलाइट, 4-5 सैटेलाइट इकट्ठा उस डाटा को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वो पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ ये सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं ये देखिए, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे घूम रहे हैं जो जीपीएस के लिए काम करते हैं। तो इस तरह का सैटेलाइट घूम रहा है, तो वो सिग्नल आ रहा है, यहाँ मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है तो उसका फ़ोन में उसे रिसीव कर रहा है, उससे वापस जा रहा है, तो जीपीएस ऑन करते ही वो वापस सिग्नल वापस भेजेगा, और वो सिग्नल इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो ये सब आपस में एनालिसिस करके एक लोकेशन पता लगाएगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली है। तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका एग्रीकल्चर में भी यूज़ है, एविएशन में, मेराइन में, मैपिंग में, मिलिट्री एप्लीकेशन में, ये सब जगह उसका यूज़ है। जैसे आजकल हर एविएशन, जैसे हर प्लेन, हर जहाज़, सब में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। तो सामने से कोई और जहाज़ है कि नहीं, कितनी दूरी पर है, क्या है, वो प्लेन को पता चलता है। इस तरह से जो जहाज़ है पानी में चल रहा है उसको पता चलता है कि सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, कोई कुछ सामने पानी साफ़ है कि नहीं, वहाँ पर कुछ है तो नहीं जिससे टकरा सकता है। तो वो इस तरह से एग्रीकल्चर में, इसमें ख़ास करके विदेशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रैक्टर वगैरह हैं उसमें जीपीएस फिट कर दिया जाता है, तो उससे वो डाटा लगातार मिलता रहता है। तो कौन सा एरिया में अभी डिजीज़ वगैरह लग गया है, क्या वहाँ पे स्प्रे करना है कि नहीं करना है, वो सब इंफॉर्मेशन ये देता है। तो ये सब इसका जीपीएस का इस्तेमाल है एग्री फील्ड में, एविएशन में, यानी कि प्लेन में, पानी के जहाज़ों में, मैपिंग में, सर्वेइंग में, और मिलिट्री एप्लीकेशंस में, यहाँ सब में जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। एक टॉपिक और छोटा सा है जिसको हम देखेंगे, जो कि ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, यानी कि वनों का वर्गीकरण क्या होता है, वनों को किस आधार पर कितने प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। तो जैसे ये जंगल के कुछ अलग अलग वर्गीकरण हैं। एक उम्र के आधार पर, इवन एज, अनइवन एज, सब एक तरह के पेड़, अलग अलग उम्र के पेड़। फिर जो जंगल लगा हुआ है वो उसमें अलग अलग हर एज के पेड़ हैं, तो नॉर्मल अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको एबनॉर्मल। इससे नॉर्मल से हमको लगातार प्रोडक्शन मिलता रहता है, क्योंकि हर उम्र का पेड़ रहता है। तो एक मैच्योर होता है, अगले साल दूसरा मैच्योर होता है, अगले साल तीसरा लॉट मैच्योर होता है। इस तरह से रीजनरेशन किससे हो रहा है उसके आधार पर हाई फॉरेस्ट, जो कि बीज से बनाया जाता है, या कोपाइस या कोपीस फॉरेस्ट, जिसको कि जब जो काट दिया जाता है तो जो ठूंठ रह जाता है उससे नया पेड़ निकलता है। इस तरह से स्पेस कंपोजिशन, अगर एक ही तरह के पेड़ 80% से ज़्यादा हैं तो प्योर फॉरेस्ट, या अलग अलग तरह के हैं तो उनको मिक्स्ड फॉरेस्ट। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जंगल का मैनेजमेंट किस लिए हो रहा है। अगर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है प्रोडक्शन फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। अगर उसमें से मेनली लकड़ी काट के जलावन की लकड़ी ली जाती है तो फ्यूल फॉरेस्ट। अगर उसमें से प्रोडक्शन लिया जाता है, दूसरे प्रोडक्शंस लिए जाते हैं तो फार्म फॉरेस्ट। अगर वो फॉरेस्ट सिर्फ रिक्रिएशन, यानी कि खूबसूरती के लिए या टूरिज़म के लिए या इस टाइप का है तो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। तो किस उद्देश्य से किया जा रहा है तो उसके आधार पर ये है। इसी तरह से ओनरशिप कौन, उसका मालिक कौन है। अगर गवर्नमेंट मालिक है तो स्टेट फॉरेस्ट, प्राइवेट किसी ने अपना एरिया में जंगल डेवलप किया है तो प्राइवेट फॉरेस्ट। कम्युनिटी फॉरेस्ट, जो अलग अलग विलेज कम्युनिटी है, कहीं गांव है या कस्बा है, वहाँ पे बीच में कहीं अगर कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, रोड साइड में है, तो वो कम्युनिटी फॉरेस्ट है। इस तरह से पंचायत एरिया में जो जंगल है वो पंचायत फॉरेस्ट। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है जंगल के। इसी तरह से लीगलिटी के आधार पर, कानून के आधार पर, रिज़र्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। रिज़र्व फॉरेस्ट वो होता है जिसमें से सब कुछ पूर्णतः जहाँ प्रतिबंधित है, बिल्कुल वहाँ पे कोई चरवा, मतलब उसमें
जंगल जानवर को चराना, वहाँ कोई शिकार करना, उसके अंदर घुसना, सारा कुछ मना है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ हद तक अलाउड रहता है, वहाँ पे कभी कभी शिकार की अनुमति भी दी जाती है, वहाँ पे आना जाना भी इतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। विलेज फॉरेस्ट जो गांव का फॉरेस्ट है, तो ये इस तरह से लीगलिटी के आधार पर, नियम के आधार पर इस तरह का क्लासिफिकेशन है। तो ये कुछ जंगल के क्लासिफिकेशन है, जंगल का वर्गीकरण है। इंडिया में जब हम फॉरेस्ट को देखते हैं तो इंडिया में कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, तो ये फॉरेस्ट का लिस्ट है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट, लिटोरल स्वम्प फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये सब कुछ अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, और ये वो राज्य हैं जहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ये बहुत सारे स्टेट्स में ये पाया जाता है, और जैसे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ये रेस्ट्रिक्टेड है, आंध्र प्रदेश का एक पर्टिकुलर एरिया है, वहीं पर ये मिलता है। इसी तरह से जो पाइन फॉरेस्ट है नॉर्मली सेंट्रल हिमालयाज़ में या मणिपुर में मिल रहा है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सदाबहार जंगल है वो कर्नाटका, केरला, वेस्टर्न घाट्स के जंगल, आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल उड़ीसा, ये सब जगहों पे मिलते हैं। इस ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे ये अंडमान आइलैंड वगैरह में, गुजरात में, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, ये सब जगह पे मिलता है। तो एवरग्रीन वो जंगल है जो कि सदाबहार जंगल है। डेसिडिवस मतलब जो सीज़न पतझड़ के मौसम में जिसमें से पत्तियां झड़ जाती हैं। स्वैम्प एरिया जो दलदली एरिया है, तो ये नॉर्मली कोस्टल एरिया जो समुद्र के साथ लगा हुआ एरिया है, वहाँ पे इस तरह का जंगल मिलता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के भागों में मिलता है ये। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के जंगल हैं। जैसी तरह से थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादा होती है, तो ये नॉर्मली गर्मी की जगह पर ही मिलेंगे जहाँ पर पत्तियाँ जो है वो कांटा जैसा हो जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं। कुछ और हैं जैसे माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट हिमालय में ही मिलेगा। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब जो ड्राई भी हो जाते हैं, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ पर मिलते हैं। सब अल्पाइन फॉरेस्ट, मॉइस्ट अल्पाइन, ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है स्क्रब और फॉरेस्ट मिल करके, ये इंडिया में करीब 7,54,252 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। और इसमें मैक्सिमम एरिया जो है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंडर में है, जो कि करीब 1,35,492 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो ये कुछ इंडिया में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनके टाइप्स हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो करीब 16 टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनका 16 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। जैसे अल्पाइन है वो करीब 3400 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 3.5 किलोमीटर के से ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई करीब 5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये अलग अलग तरह के कुछ फॉरेस्ट हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये था आपका फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे।